चलिए ध्यान दिया जाए। आज का टॉपिक हम लोगों का है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या क्या देखना है उसको देखा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहला टॉपिक आपका है डिफ्यूजन। नहीं तो डिफ्यूजन समझा जाए, क्या है डिफ्यूजन। मान लिया कि एक बर्तन लिया गया है, देखा जाए। ये जो नीचे हम लोग सॉल्यूशन लिखे हुए हैं ये है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। CuSO4 जो होता है इसका कलर ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके वाल से ड्रॉप वाइज में हम लोग वाटर डाल रहे हैं धीरे धीरे। ध्यान रखना है। तो आप इसके वाल से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज वाटर डाल रहे हैं। नहीं तो जब धीरे धीरे आप वाटर डालिएगा तो यहाँ पर आपको दो लेयर दिखाई देगा। एक लेयर दिखाई देगा ब्लू रंग का और एक लेयर व्हाइट रंग का दिखाई देगा जो कि वाटर का है। ठीक है, चलिए ऊपर हम लोग का है प्योर वाटर। ठीक है, जिसको आप प्योर वाटर को डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हो सिंपली। चलो अब ये बताओ कि ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यानी इसमें आपको वाटर और प्लस भरपूर मात्रा में क्या है? CuSO4 है। ठीक है, नहीं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 है, इसका मतलब हुआ कि इसमें वाटर भी है और CuSO4 जो है ये भी आपका भरपूर मात्रा में है। ठीक है, और ऊपर आप फिर वाटर यहाँ पे स्लाइट अमाउंट डाले हुए हो। तो नीचे वाला सॉल्यूशन है, ऊपर वाला सॉल्वेंट है। तो ये बताओ कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। नहीं तो मान लो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मोर वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर लेस होगा। तो जब दो सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर अलग अलग हो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे? अपने वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए आपस में क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे। नहीं तो कुछ देर के बाद यही सॉल्यूशन जो है ये सॉल्यूशन आपको होमोजीनियस दिखाई देगा। होमोजीनियस का मतलब हुआ यानी कि हम लोगों का देखा जाए तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट में मिक्स करेगा और जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में मिक्स करेगा। नहीं, और ये मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। ये मिक्सचर कैसा बन गया? ध्यान रखना है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ध्यान रखना है। तो अगर आप दो सॉल्यूशन लेते हो, अगर उन दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अलग अलग है, नहीं जैसे ही वो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे अपने वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए वो आपस में अपने आप को मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। नहीं बस हम लोग क्या किए, एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिए और एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिए। एक ऐसा सॉल्यूशन लिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर कम है। नहीं तो देख लिया जाए वही लिखा हुआ है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन।
दिक्कत है इसमें, नॉर्मल लाइफ का चीज है नहीं। तो डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। तो स्पॉन्टेनियस का मिक्सिंग का मतलब एक ऐसा मिक्सिंग जिसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा मिक्सिंग जो स्वतः होता है, खुद से होता है, ध्यान रखना है। तो वही लिख रहा है, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द solute present in the solution and the solvent present above the solution to form a homogeneous mixture is called as diffusion। बोलो दिक्कत है? ठीक। तो डिफ्यूजन कोई पूछेगा तो बता सकते हैं? नहीं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, सिंपल अगर बोले तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, चलो अगला प्रोसेस हम लोग को आया ऑस्मोसिस, थोड़ा समझा जाए। यहाँ एक हम बर्तन ले लिए, नहीं ध्यान समझा जाए, यहाँ एक हम बर्तन ले लिए और इस बर्तन में यहाँ पर जो है एक हम मेम्ब्रेन लगा दिए, मेम्ब्रेन नहीं, जिसको एक्चुअली कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान समझो, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि एक बर्तन लिए हैं और इस बर्तन में एक मेम्ब्रेन लगा दिए। मेम्ब्रेन का मतलब होता है छननी। क्या होता है? छननी। नहीं, इसे कहे छन्नी होता है, नहीं, वैसे ही हम लोग का ये एक मेम्ब्रेन लग गया। मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एसपीएम। ठीक है, अब सेम काम कर रहे हैं। देखो, एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं, व्हाइट से लिख रहे हैं हम लोग, देखो तो देखा जाए, एक तरफ हम लिए हुए हैं, ये जो है ये है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ठीक है, और एक तरफ हम ले रहे हैं बस डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सेम वही केस है। एक तरफ हम क्या ले लिए? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, और एक तरफ क्या ले लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन, नहीं यानी प्योर सॉल्वेंट मान लो। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? नेग्लिजिबल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक तरफ तुम ले लिए हुए हो डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक तरफ लिए हुए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी हम लोग देखे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, नहीं तो इसका वेपर प्रेशर, इधर वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मोर वेपर प्रेशर, और इसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेस वेपर प्रेशर। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ आ जाओ, ये जो मेम्ब्रेन हम लगाए हुए हैं जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इस मेम्ब्रेन का खासियत क्या है कि इसमें ये होल बना हुआ है, ये छन्नी है, तो छन्नी में क्या होता है? छिद्र होता है। तो ये हम लोग का छोटा सा इसमें होल बना हुआ है। इस होल की खासियत क्या है कि इस होल से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम दिस होल इस होल से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करेंगे। नहीं, जैसे नॉर्मली सोचो, अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर केस में हम लोग सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं? H2O। ठीक है, नहीं, यहाँ पर जो हम लोग सॉल्यूट लिए हुए हैं वो सॉल्यूट आपका कौन है? CuSO4। क्या लिए हुए हैं? चलो इसका मास निकालो तो 16 और 2 18। इसका मास अगर देखें तो ये है 63.5, सल्फर का होता है 32 और इसका होता है 16 का 64 होगा। तो इसका मास ज्यादा आएगा कि इसका मास ज्यादा है?
इसका मास ज्यादा है, नहीं इसका साइज भी क्या है, बड़ा, बिगर साइज। जनरली जो सॉल्यूट होता है उसका साइज क्या होता है, बिगर जनरली, नहीं, और इसका साइज क्या है, स्मॉलर साइज। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन लगाए हुए हैं, इस मेम्ब्रेन से सिर्फ कौन पास करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करेंगे। नहीं, क्यों सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का साइज क्या है, छोटा है, नहीं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज क्या है, बड़ा है, और इसमें जो होल है उस होल का साइज उतना ही है कि सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकते हैं, सॉल्यूट पास नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग का मेम्ब्रेन हो गया। अब बताओ कि इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा है और इधर वेपर प्रेशर कम है, नहीं, तो कोई भी चीज़ क्या होता है, ज़्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ जाता है। क्या होता है, कोई भी चीज़ मोर वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ जाती है कि नहीं जाती है, जाती है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल, तो कोल्ड ड्रिंक के बोतल को तुम ले लो और कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, पानी और CO2 घुला हुआ रहता है, नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है। जब तुम बोतल को ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है, प्रेशर घटता है, तो प्रेशर घटता है तो पानी में घुला हुआ CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे क्या बनता है, बबल्स बनता है। होता है कि नहीं होता है, होता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ, गैस जो होता है या कोई भी चीज जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की ओर जाता है। तो चलो, इधर वेपर प्रेशर क्या है, कम है, और इधर वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा, नहीं, तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर से इधर होगा, मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। ध्यान रखो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, तो यहां भी आपके पास क्या है, वाटर प्लस CuSO4 है, इसमें जनरली क्या है, वाटर, क्योंकि इसका आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लिए होते हैं, मेनली क्या है, वाटर, और यहाँ पर वाटर प्लस CuSO4 है। तो इस होल से वाटर इधर से इधर भी जाएगा और इस होल से वाटर इधर से इधर भी आएगा, लेकिन इधर से आने का रेट स्लो होगा, इधर से जाने का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि इधर वेपर प्रेशर ज्यादा है, इधर वेपर प्रेशर कम है। कोई भी लिक्विड ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। बोलो दिक्कत है, नहीं, तो इधर से अगर 10 मॉलिक्यूल पास करेगा तो इधर से 2 मॉलिक्यूल पास करेगा, तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किधर से इधर कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इधर से हम बोले कि 10 पास किया, इधर से 2, तो नेट कितना पास किया, 8, नहीं, तो 8 किधर इधर पास किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, चलो, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। चलो, तो यानी ऑस्मोसिस क्या हुआ, ऑस्मोसिस अगर बोलता है कि ऑस्मोसिस क्या है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution, net flow of solvent from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is called as osmosis। नहीं, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। डिफ्यूजन में कोई भी आपको SPM नहीं लगा होता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया, बस में आ रहा है। और डिफ्यूजन में सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ, सॉल्यूट सॉल्वेंट तरफ मूव करता है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ से SPM लग जाने से किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का फ्लो नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस है। तो डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नहीं, टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक, लेकिन क्या बोले इसमें, डिफ्यूजन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिक्स इनटू ईच अदर टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। समझ में आया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ सकते हैं इसको। The net spontaneous flow of solvent molecules from a less concentrated solution to a more concentrated solution। तो यही जो less concentrated solution लिखा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं dilute solution, ध्यान रखना है। तो the net spontaneous flow of solvent molecules from a dilute solution to a more concentrated solution through a
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। दिक्कत है, कह सकते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पुश। ऑस्मोसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, पुश, यानी धक्का देना। तो किसको धक्का देना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को धक्का देना। ये सॉल्वेंट का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों तरफ का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे ही दोनों तरफ का वेपर प्रेशर बराबर होगा, नहीं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो, इतना में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे है। अगला है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। नहीं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अभी हम लोग पढ़ाए आपको कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। एक ऐसा मेम्ब्रेन है, नहीं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं और उन होल से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पढ़िए इसको, ए मेम्ब्रेन which allows the solvent molecules to pass through but not the solute particles is called as semi permeable membrane। नहीं, यानी एक ऐसा झिल्ली है, एक ऐसा छन्नी है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो पास करने देता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देता है। उसी झिल्ली को, उसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिक्कत है? चलिए ध्यान दिया जाए। अब इसमें बोल रहा है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एक है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो तरह के हैं, नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। नहीं, नेचुरल तो आप देख सकते हो, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे आपका चमड़ी, ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना है, इसमें छोटा छोटा होल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, बना हुआ है, बस में आ रहा है। तो ये भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना है, ठीक है। या जैसे जितना भी सब्जी होता है, जितना भी सब्जी है, जितना भी आपका फल है, उसके ऊपर जो लेयर रहता है वो सब क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। कैसे, नारंगी देखे हैं, नारंगी ऊपर का जो छिलका होता है वो क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर देखें हम लोग तो लिखा हुआ है कि नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन है भाई। नहीं, तो देखो यहाँ पर वेजिटेबल्स मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स। ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी सब्जी जो होता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है, नहीं, या ये बोलता है कि ऊपर लेयर से थोड़ा सा एक लेयर नीचे होता है, नहीं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वेजिटेबल मेम्ब्रेन एंड एनिमल मेम्ब्रेन विच आर जस्ट फाउंड जस्ट अंडर द आउटर स्किन। आउटर स्किन से थोड़ा सा नीचे, आउटर स्किन ही है लेकिन उससे चिपका हुआ रहता है। ध्यान रखना है, वही हम लोग क्या है, vegetable membrane and animal membrane which are found just under the outer skin of the animals and plants are called as natural semi-permeable membrane, natural SPM। ध्यान रखना है, लैब में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है लैब में, वो कौन है, पिग्स ब्लैडर। नहीं, सुअर का जो ब्लैडर होता है वो लैब में यूज किया जाता है। ध्यान रखना है, पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड। नहीं, ध्यान रखना है, जो लोग भी साइंटिस्ट हैं वो पिग्स ब्लैडर का यूज करते हैं किस चीज के लिए, मेम्ब्रेन के रूप में। ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दो तरह के हुए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन हो गया, वेजिटेबल मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन, सिंपल है। चलो आर्टिफिशियल में कुछ है जिनको आप याद करोगे। नहीं, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल कौन कौन है जो मैनमेड होता है, ध्यान रखना है। तो कौन है, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, कॉपर फेरोसाइनाइड और सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नहीं, ये सब आर्टिफिशियल है जो कि मैनमेड होता है, ध्यान रखना है, याद रहेगा।
तो ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके आते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नहीं तो क्या क्वेश्चन है, आफ्टर रिमूविंग द outer shell of the 2x in dilute HCl, one is placed in distilled water and the other is placed in saturated solution of NaCl, what will you observe and why? समझा जाए। दो बर्तन लिया गया, एक बर्तन में आपको लिया गया है डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि एकदम प्योर वाटर एक बर्तन में लिया गया, और एक बर्तन में आपको लिया गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब इस CuSO ऊपर पे घड़ी लटका हुआ है क्या, रहा है कहीं का, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब हुआ इसमें क्या क्या है, वाटर प्लस NaCl, नहीं यानी ये पानी और नमक का मिक्सचर है, और इसमें क्या है, प्योर पानी है। ठीक, अब तुम क्या किए, दो अंडा ले लिए, दो अंडा ले लिए जो मार्केट में बिकता है, नहीं, और उस अंडे को डाइल्यूट HCl में पहले डाल दिए। डाइल्यूट HCl में डालने से होता क्या है कि आप आसानी से उसका ऊपरी लेयर जो है वो आप हटा सकते हो, जो हार्ड लेयर होता है। तो ऊपरी हार्ड लेयर हम क्या कर दिए, हटा दिए। लेकिन याद रखना, डाइल्यूट HCl में डालने से अंडा का सिर्फ ऊपरी लेयर जमता है, जो अंदर का लिक्विड है वो नहीं जमता है। मेरा बात दिमाग में क्या रहा है, दो अंडा लिए, दोनों को डाइल्यूट HCl में डाल दिए। डाइल्यूट HCl में डालने से होता क्या है, अंडा में दो लिक्विड होता है, देखते हो, एक व्हाइट रंग का होता है और एक लास्ट में जो बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, येलो कलर का होता है नहीं। तो डाइल्यूट HCl में डालने से सिर्फ व्हाइट वाला जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है, लेकिन जो येलो वाला लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं करता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब डाइल्यूट HCl से निकाल के जो हार्ड वाला लेयर था वो तुम हटा दिए। ठीक, तो चलो, दो अंडे तुम्हारे पास मिल गए, एक अंडा और ये आ गया दूसरा अंडा। ठीक है, ऊपर वाला लेयर सॉलिड है लेकिन अंदर क्या है, इसमें लिक्विड है, इसके अंदर भी क्या है, लिक्विड है। ये तुम्हारे 2x हो गए, फर्स्ट एग सेकेंड एग। दो एग तुम्हारे पास हो गए, फर्स्ट एग और सेकेंड एग। अब इस अंडे को उठा के हम लोग डिस्टिल वाटर में डाल दिए, नहीं, फर्स्ट एग को उठा कहाँ डाल दिए, डिस्टिल वाटर में, और सेकेंड एग को उठा के तुम कहाँ डाल दिए, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl में। नहीं, तो तुम क्या पाओगे और क्यों पाओगे यही बताना है। ठीक है, चलो, अंडा उठा के तुम इसमें डाले, इसमें लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। अब अंडा का जो ये ऊपरी लेयर है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नहीं, और इस अंडे के अंदर एक सॉल्यूशन है, अंडे के अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। चलो, अब इस अंडे को तुम डाले हुए हो तो इसका बाहरी लेयर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये पानी है, नहीं, प्योर पानी। तो प्योर पानी जो है, प्योर पानी, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मोर होगा, मोर वेपर प्रेशर। और अंडे के अंदर जो लिक्विड है वो गाढ़ा होता है, नहीं, तो अगर ये लिक्विड गाढ़ा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, लेस वेपर प्रेशर होगा। अंडे के अंदर एक सॉल्यूशन है और बाहर एकदम प्योर पानी है, तो प्योर पानी क्या होता है, हल्का, तो जो जितना ही हल्का होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और जो जितना ही गाढ़ा होगा उसका वेपर उतना ही कम बनेगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अंडे के अंदर का लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, किसके रिस्पेक्ट में, प्योर पानी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो, तो बाहर वाले पानी का वेपर प्रेशर मोर, अंदर वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर लेस। चलो, लिक्विड का फ्लो मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर की तरफ होता है कि लेस वेपर प्रेशर से मोर वेपर प्रेशर की तरफ, मोर से लेस, यानी कि यहां से पानी इस अंडे के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो अगर पानी बाहर से अंडे के अंदर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नहीं, तो ये अंडा फूलेगा कि नहीं फूलेगा, फूल जाएगा, अंडा क्या होगा,
फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। बस मेरा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस सॉल्यूशन केस में क्या होगा बाबू, स्वेलिंग ऑफ एग। यहाँ पर अंडा आपका फूल जाएगा। अब यहाँ आओ, इसमें जो अंडा डाले हो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl है, यानी कि बाहर वाले में नमक बहुत ज्यादा है, इसमें नमक क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी अब ये गाढ़ा हो गया। ये क्या हो गया, गाढ़ा। तो इसका वेपर प्रेशर लेस वेपर प्रेशर हो जाएगा, और जो अंडा के अंदर लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मोर वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो अंडे के अंदर का लिक्विड जो है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, और बाहर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। नहीं, तो अगर इसका वेपर प्रेशर कम है, अंडा के अंदर का वेपर प्रेशर क्या है, मोर है, तो मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर फ्लो होता है नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा, अंडे के अंदर का लिक्विड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो अगर यहाँ से अंडे का लिक्विड बाहर निकल जाएगा तो अंडा फूलेगा कि सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर होता है श्रिंकिंग ऑफ एग। इस केस में क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कहा गया कि आप 2 अंडा लिए, दोनों को डाइल्यूट HCl में डाल दिए। डाइल्यूट HCl में डालने से क्या होता है, ऊपरी लेयर जो है जो ऊपरी लेयर है वो ऊपरी लेयर जम जाता है, यानी व्हाइट वाला लेयर जम जाता है, लेकिन येलो लेयर नहीं जमता है। अब उन दोनों अंडे को उठा के एक को हम प्योर वाटर में डाल दिए और एक को कंसंट्रेट सोल्यूशन ऑफ NaCl में डाल दिए। तो पूछ रहा है कि क्या होगा अंडों के साथ, नहीं, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में अंडा जो होगा वो फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, तो आपको बताना होगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन में बाहर वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है और अंडे के अंदर वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, और हम जानते हैं कि लिक्विड का फ्लो जो होता है वो मोर वेपर प्रेशर से लेस वेपर प्रेशर की तरफ होता है। तो यहाँ सॉल्वेंट का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ होगा, जिसके कारण अंडा फूल जाएगा। ठीक, दूसरे सॉल्यूशन केस में अगर आएंगे तो यहाँ पर जो बाहर वाला सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, और अंडे के अंदर का जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो फ्लो कहाँ से होगा, अंदर से बाहर की तरफ। तो जब अंडे के अंदर का लिक्विड बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, अंडा फूलेगा कि सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंकिंग ऑफ एग होगा। तो इसका रीजन लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने से लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो इसको आप अपने से आंसर ठीक से लिख के लाएंगे, हम बस समझा दिए। ठीक, नॉर्मल सी बात है। किशमिश ले लीजिए, किशमिश देखे हैं, कहीं देखे हैं आप लोग, देखे हैं, खाए भी होंगे। तो किशमिश, पानी ले लीजिए, पानी में आप किशमिश डाल देते हैं, तो डालने के बाद वो किशमिश क्या होता है, सिकुड़ जाता है कि फैल जाता है, फूल जाता है। तो काहे फूल जाता है, कहीं किशमिश का ऊपर का लेयर क्या है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, नहीं, अंदर का जो उसका लिक्विड है वो गाढ़ा है, नहीं। तो अगर लिक्विड गाढ़ा है तो अंदर का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, नहीं। आप पानी में डाल दिए तो पानी का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लिक्विड का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, तो बाहर से जब अंदर जाएगा यानी कि पानी लिक्विड के अंदर, पानी किशमिश के अंदर जाएगा तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस। और इसमें SPM का काम कौन कर रहा है, किशमिश का बाहरी लेयर वो क्या है, SPM है। देखते हैं सब्जी वाला जो होता है वो सब्जी पर क्या करता है, पानी फेंकते रहता है, फेंकते रहता है, क्या है, ऑस्मोसिस करवाने के लिए भाई, नहीं, वो पानी फेंक रहा है। तो पानी फेंक रहा है तो क्या हो रहा है, अंदर का जो सब्जी के अंदर का जो लिक्विड है या जो भी चीज अंदर है वो क्या है, गाढ़ा है, वो क्या है, गाढ़ा है। तो ऊपर का वेपर, अंदर का सब्जी के अंदर का वेपर प्रेशर कम, आप जो पानी मार रहे हैं उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो पानी क्या होगा, बाहर से अंदर जाएगा। तो जब बाहर से अंदर जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा तो सब्जी का वजन भी बढ़ जाएगा, नहीं, और साथ साथ सब्जी जो है सांस लेते रहेगा तो क्या रहेगा, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेगा। बुझा रहा है। जैसे आप नहाते हैं तो नहाना भी क्या है, ऑस्मोसिस। बस में आ रहा है, आप नहाते हैं, आपके बॉडी के अंदर लिक्विड है कि नहीं है ब्लड, बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है। तो ब्लड लिक्विड है, ब्लड जो होता है वो भी गाढ़ा होता है, नहीं। आप पानी से नहा रहे हैं तो पानी जो है वो ब्लड के रेस्पेक्ट में कम गाढ़ा होता है, तो पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा, आपके बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम। आप नहाए
तो जब नहाइएगा नहीं तो ज़्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, यानी पानी बाहर से आपके बॉडी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा एसपीएम जाएगा ना, नहीं तो जब जाएगा तो आपका बॉडी क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा। तो आपका बॉडी जब ऑस्मोसिस करेगा तो आप फ्रेश फील कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कीजिएगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है जो भी क्या कहते हैं जो डिहाइड्रेट हुआ है सूरज के कारण गर्मी के कारण, उसका डिहाइड्रेशन ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है, पूरा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पानी पीना भी जरूरी है और नहाना भी जरूरी है, ताकि पूरा बॉडी जो है वो क्या रहे, हाइड्रेटेड रहे। डिहाइड्रेट नहीं होना है, हाइड्रेटेड रहना है। तो हाइड्रेटेड बॉडी करने का 2 तरीका है, कीजिए, नहाइए। नहीं, नहाने का भी 2 तरीका है। आप चाहते हैं कि ज़्यादा देर तक फ्रेश रहें, नहीं तो उसके लिए क्या है, पानी में डूब के बैठ जाइए। नहीं तो पानी में डूब के बैठ जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा से ऑस्मोसिस होगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, 2 मग पानी उठाया बस नहा लिए हो गया। कुछ लोग ऐसे भी नहाते हैं और कुछ लोग 1 घंटा तक नहाते हैं, नहीं ऐसा भी होता है। चलिए, तो ऑस्मोसिस का नॉर्मल लाइफ में बहुत सारा यूज है, इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन आरबीसी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, what do you expect to happen when RBC are placed in 1% NaCl solution। तो यहां देख लो 1% है और यहां पर कितना है 0.5, यानी कि इसमें NaCl की मात्रा क्या है, ज्यादा, और इसमें NaCl की मात्रा क्या है, कम। तो इसको क्या मानेंगे, डाइल्यूट। इसको क्या मानेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे, नहीं। तो अभी तुमको बताया गया कि मान लो तुम यहां पर रखते हो पानी, इसमें 1% NaCl है, यानी NaCl ज्यादा है, इसमें भी तुम आरबीसी डाल दिए, ये है तुम्हारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और एक और तुम सॉल्यूशन लिए, ये तुम्हारा 0.5% NaCl है और इसमें भी तुम आरबीसी डाल दिए, नहीं तो बताओ क्या होगा, आरबीसी के अंदर भी लिक्विड होता है, ये आरबीसी के अंदर का लिक्विड है, आरबीसी के अंदर का लिक्विड है। तो ये सॉल्यूशन को हम लोग क्या माने हैं, डाइल्यूट, और इसको क्या माने हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। चलो, अब अगर तुम इसमें डालोगे 1% NaCl वाले में अगर इसको डालोगे, नहीं तो बाहर का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका वेपर प्रेशर लेस होगा और अंदर वाले का वेपर प्रेशर मोर होगा। तो तुम जानते हो कि ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ लिक्विड का फ्लो होता है। तो यहाँ पे आरबीसी में जो लिक्विड है वो अंदर से कहाँ आएगा, बाहर। तो जब अंदर से बाहर आएगा तो आरबीसी फूलेगा कि सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, यहां पर आओ, यहां पर अगर देखें तो क्या हुआ, ये आपका रेड ब्लड सेल है, नहीं अब रेड ब्लड सेल में ये आप डाइल्यूट है, तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया, मोर, मोर वेपर प्रेशर, अंदर का वेपर प्रेशर लेस। तो होता क्या है, मोर से लेस की तरफ जाता है, तो बाहर से अंदर जाएगा, तो ये क्या होगा, स्वेल, ये फूल जाएगा। और ये क्या हुआ था, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो हम मान लो कि शरीर के लिए ये ठीक है कि ये ठीक है, ये कि ये वाला ठीक है, ये ठीक नहीं है। बस मेरा है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में नमक की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, नहीं तो आपका रेड ब्लड सेल फूलते 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 फट जाता है। अब फट गया तो अंदर ब्लीडिंग होगा, अंदर ब्लीडिंग होगा, घाव होगा और वो परेशान करेगा, नहीं तो इसलिए आपके बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ NaCl भी होना चाहिए। बस में आ रहा है? एक्चुअली अगर देखा जाए तो रेड ब्लड सेल को अगर समुद्री पानी में डाल दिया जाए, समुद्र के पानी में, नहीं तो समुद्र में भी नमक है, नहीं तो समुद्र के पानी में जब तुम आरबीसी को डालोगे, रेड ब्लड सेल को, तो वो ना फैलता है ना सिकुड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेड ब्लड सेल के अंदर का वेपर प्रेशर और समुद्री जल का वेपर प्रेशर सेम है। बात समझ में आ रहा है? तो ये भी हम लोग को पूछा जाता है कि व्हेन आरबीसी इज प्लेस्ड इन सी वाटर देन नो चेंज इज ऑब्जॉर्ब्ड इन आरबीसी, व्हाट इज द रीजन। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, solution present in RBC and the solution present in sea water both have same vapor pressure,
नहीं, सो नाइदर स्वेलिंग नॉट श्रिंकिंग बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इतना में दिक्कत है। चलिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑस्मोसिस अकर इन ए सेल देन इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। नहीं, तो अगर रेड ब्लड सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है, चाहे लिक्विड अंदर से बाहर जाए चाहे बाहर से अंदर जाए, अगर रेड ब्लड सेल के अंदर हम लोगों का क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। बस में आ रहा है, ऑस्मोसिस का ही दूसरा नाम हो गया प्लाज्मोलाइसिस। मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए लिखा हुआ है ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ऑल्सो बिकम फ्रेश ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये भी आप जानते हैं। नहीं, जितने भी सूखे सब्जी हो फल हो उनको फ्रेश करना है तो क्या कीजिए, पानी उस पर डालते रहिए, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, देखा जाए ऑस्मोसिस में ही दो तरीके का बात हुआ, जैसे समझो, पहले से यहाँ समझ लो। ये जो आरबीसी तुम डाले थे, इस आरबीसी में क्या हो रहा है, लिक्विड अंदर से बाहर आ रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा है? अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर। नहीं, तो इस ऑस्मोसिस को हम कहेंगे, इस ऑस्मोसिस को हम लोग कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे उसे? एक्सो ऑस्मोसिस। यानी कोई भी आप सबस्टांस ले लिए और उस सबस्टांस के मेम्ब्रेन से अगर लिक्विड अंदर से बाहर आए, अंदर से बाहर आए, तो उसे कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। चलो इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो जब मेम्ब्रेन से लिक्विड बाहर से अंदर आए तो उसको कहेंगे एंडो ऑस्मोसिस। यहां पर जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, ध्यान रहेगा। तो एक्सो ऑस्मोसिस कब कहेंगे और इंडो ऑस्मोसिस कब कहेंगे, ये ध्यान में होना चाहिए। तो वही बात यहां लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। When the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, then it is called as exoosmosis. उसी को यहाँ पर O हटाया गया और यहाँ O लिखा गया, exoosmosis. When the membrane permits the solvent molecules to enter inside, then it is called as endoosmosis. Endoosmosis. बोलो दिक्कत है? तो exoosmosis क्या है और endoosmosis क्या है, कोई दिक्कत है? अब ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को लिखा गया है कि ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो ऑस्मोसिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। यहाँ पर एसपीएम यूज होता है क्या? नहीं होता है, ध्यान रखना है, वही लिखा हुआ है। चलिए ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का एक दूसरे की तरफ फ्लो होता है अपने वेपर प्रेशर को बराबर करने के लिए, दोनों एक दूसरे में मिलते हैं। बस में आ रहा है ना? तो लिखा हुआ है ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव डायरेक्टली इनटू ईच अदर। दिक्कत है? यहाँ आइए, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और ये क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन ओनली। यानी जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है ये जनरली कहाँ होता है, सॉल्यूशन केस में। नहीं, बाहर भी सॉल्यूशन होना चाहिए और जो सबस्टांस आप डाल रहे हैं उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये सॉल्यूशन के केस में एग्जिस्ट करता है। लेकिन डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस इन गैसेज एज वेल एज इन सॉल्यूशन। नहीं, डिफ्यूजन जो है दो गैस आप ले लीजिए वो भी आपस में मिक्स कर सकते हैं। नहीं, सॉल्यूशन का मिक्सिंग आप देखे ही थे, अभी ना बताया, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 वाटर का मिक्सिंग शुरू में ही। नहीं, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो गैसेस के केस में भी होता है और सॉल्यूशन के केस में भी होता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ कहाँ होता है, सॉल्यूशन के केस में। तो ये ध्यान में होना चाहिए। इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को आप चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं या रिवर्स भी कर सकते हैं।
सीख लेते हैं कैसे। इट कैन नॉट बी स्टॉप और रिवर्स्ड, ये स्टॉप नहीं कर सकते हैं आप और ना ही इसको रिवर्स कर सकते हैं, समझिए। यही आपका देखा जाए तो आपका क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इधर आप लिए हुए हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर लिए हुए हो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होता है, डाइल्यूट से। हम मान लेते हैं कि इधर का वेपर प्रेशर कितना है, इधर का ज्यादा यानी 10 है, और इधर का वेपर प्रेशर कितना है 8, कम है नहीं, तो ज्यादा वेपर प्रेशर से कम वेपर प्रेशर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है, यही ना होता है। अब चलो, इधर का वेपर प्रेशर कितना है 10, इधर का 8। हम चाहते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है ये नहीं हो, इसको रोक दें, तो क्या करें, रोक दें। तो हम क्या किए, इधर एक पिस्टन लगा दिए, क्या लगा दिए, एक पिस्टन लगा दिए, नहीं, और इस पिस्टन को दबाने लगे और इस पर प्रेशर हम कर दिए 2, यानी ये 8 एटीएम था, हम 2 एटीएम प्रेशर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाने लगे। तो अब इधर का प्रेशर 8 सोल्यूशन का था और 2 हम लोग लगाने लगे, तो 8 है 2 10, इधर का भी कितना 10। तो दोनों तरफ का वेपर प्रेशर अगर बराबर कर दिया जाए तो क्या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट होगा, नहीं होगा। तो क्या ऑस्मोसिस को हम लोग रोक सकते हैं कि नहीं सकते हैं, रोक सकते हैं, अगर दोनों तरफ का वेपर प्रेशर बराबर कर दें तो। दिक्कत है। दूसरा पॉइंट, इधर का वेपर प्रेशर 10 इधर का भी 10 है, तो इस केस में in this case when both side vapor pressure is same, then osmosis is stopped। ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा केस आ जाओ, इधर है तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर का वेपर प्रेशर 10 है, इधर का वेपर प्रेशर 8 है। अब तुम क्या किए, इधर एक पिस्टन लगा दिए और इस पिस्टन पे तुम प्रेशर लगाने लगे 4 एटीएम का, नहीं, तो इधर 8 पहले से था और 4 एटीएम का प्रेशर तुम और लगा दिए, तो इधर टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर कितना हो गया 12, इधर टोटल प्रेशर कितना है, इधर टोटल प्रेशर तुम्हारा 10 है। तो अब बताओ, इधर का प्रेशर तुम ज्यादा कर दिए बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, नहीं, तो अगर प्रेशर तुम ज्यादा से दबाने लोगे तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अब कहां से कहां होगा, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं। कब, व्हेन द प्रेशर टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर टुवर्ड्स, क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कर सकते हैं ना, नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन the pressure towards concentrated solution side is greater than dilute solution side, then osmosis can be reversed। बोलो, हो सकता है कि नहीं सकता है। अच्छा, डिफ्यूजन था तो डिफ्यूजन में तो कोई ऑस्मो कोई लगता ही नहीं है, ये आपका हो गया और यहां से ये हो गया, तो ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है डिफ्यूजन वाला। यहां पर क्या कोई एसपीएम लगा है क्या, डिफ्यूजन में कोई एसपीएम नहीं लगा है। तो इस यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट को एक दूसरे को मिक्स करने से आप ना ही रोक सकते हैं और ना ही इस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, बस में आ रहा है। तो डिफ्यूजन जो है वो ना ही रिवर्स होता है और ना ही स्टॉप्ड होता है, लेकिन ऑस्मोसिस को आप स्टॉप भी कर सकते हो
और ऑस्मोसिस को आप रिवर्स भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? दिक्कत है इसमें? चल, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।